छात्र छात्राओं, बीएड प्रथम वर्ष की तैयारी हमारी चल रही है। उसका जो प्रथम पेपर है, पहला पेपर जो है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसमें हमारी वैदिककालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा पूरी हो चुके हैं। पहली यूनिट पूरी हो चुकी है। सेकंड यूनिट जिसमें ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हमारा मैकाले का विवरण पत्र जो पूरा हो चुका है। उससे आगे 1854 का जो ब्रिटिश बैच है वो हम पढ़ रहे हैं, और उसमें भी जो हमने उसकी सिफारिशें पढ़ी है, घोषणा पत्र की, जो गुड़ का घोषणा पत्र दिया गया था उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी वो हमने पढ़ी। उस सिफारिशों के आधार पर जो राइटर्स हैं, विद्वान लोग हैं जो आज के, उन्होंने उसके कुछ गुण और दोष निकाले हैं। तो मूल्यांकन भी किया है उसका। मूल्यांकन करने का जो आधार है वो गुण और दोष ही है। गुणों पर हमने वैसे पिछले लेक्चर में जो है चर्चा करी थी। थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि गुण के घोषणा पत्र का मूल्यांकन का हमने आधार बनाया है गुण एवं दोष। गुण थोड़े से ब्रीफ में बताना चाहूंगा आपको। जैसे शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो सरकार पर सौंपा गया है। ये पहली बार हुआ है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी उस पर शिक्षा का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि प्रत्येक जो प्रांत है उसमें शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए, ताकि जो है शिक्षा सुचारू रूप से चल सके, अच्छे प्रकार से चल सके। उसमें सरकार की सहायता करने के लिए जन शिक्षा विभाग को खोलना जरूरी था। तो दूसरा गुण इसमें यह बताया था। तीसरा ये था कि सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। स्कूलों को, विद्यालयों को एक रेगुलर फॉर्म में एक थोड़ा से समय के बाद में जो है उनको इनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए, उनको आर्थिक पैसा दिया जाना चाहिए। तो थोड़ी सी उन्होंने इसके लिए बात कही है कि तो क्योंकि कॉलेज में जो है मेंटेनेंस की एक रेगुलर शुरू होता रहता है, डेवलपमेंट भी होता रहता है, कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है, टीचर्स की सेफ्टी की बात है, यूनिफॉर्म की बात है, टेक्स्ट बुक की बात है, और आपके भवन जो है उनके निर्माण की बात होती है, निर्माण में जो मरम्मत हो जाती है, हो जाती है, उसकी बात होती है। तो उसके लिए रेगुलर फॉर्म में जो है सहायता अनुदान होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि जो निर्धन छात्र है उसको छात्र देने का प्रावधान भी होना चाहिए शिक्षा प्रणाली में। ये भी एक अच्छी बात कही थी। निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी जरूरी है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि शिक्षा का जो संगठन है वो मनोवैज्ञानिक स्तरों में होना चाहिए, एक क्रमबद्ध रूप में उन्होंने बताया है। तो वो भी एक अच्छी बात बताई थी। शिक्षा की जो जैसे हम समकालीन में यानी कि पहली बार अंग्रेजी में शिक्षा नीति में उद्देश्य जो है हमारे सामने आए हैं, जिसमें भारत में मानसिक स्तर ऊंचा उठाना, बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाना, इनका जीवन स्तर लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठाना है, उसको रेस करना, उठाना उसको। और क्या हो सकता है, इनके चारित्रिक विकास की बात करिए, इनके व्यक्तित्व की विकास की बात करिए, इनके नैतिकता के विकास की बात करिए इन्होंने। और नेक्स्ट इसमें आता है जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर भी बल दिया है, यानी कि प्राच्य जो ज्ञान है इनका वो तो जरूरी है ही है, पाश्चात्य ज्ञान अगर भौतिक उन्नति इनकी चाहते हैं तो वो भी देना जरूरी है। जगह जगह जो है विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है, उससे रिलेटेड महाविद्यालय खोलने की उन्होंने बात कही है। तो जैसे आपका मुंबई है, कलकत्ता है, कुछ जो दो जगह पर पहले विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है, फिर वहां से मान्यता प्राप्त कुछ डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही है, चाहे उन्होंने वो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही कही हो। इसके बाद में उन्होंने निस्यंदन सिद्धांत की समाप्ति की ओर भी अपना इशारा किया है कि निस्यंदन सिद्धांत से जो है भारत में एक दो वर्ग पैदा हो रही है, उससे खाई पैदा हो रही है, उससे वर्ग भेद पैदा हो रहा है, समस्या आ रही है, तो वो भी खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी विशेष रूप से बल दिया है, इन्होंने मुस्लिम शिक्षा पर भी विशेष रूप से बल दिया है, इन्होंने टीचर एजुकेशन पर भी बल दिया है। इन्होंने देखा है कि यहाँ पर जो है अनट्रेन टीचर है ज्यादातर, तो उनको एक लंदन का जो विद्यालय है जहाँ पर नॉर्मल स्कूल खोले जाते थे, जिनमें अध्यापकों को जो प्रशिक्षित किया जाता था, तो उसी के आधार पर यहाँ पर खोलने की बात कही थी। तो गुणों पर थोड़ा मैंने
ब्रीफ में आपको बताया है। और अब हम दोषों के बारे में पढ़ेंगे, जो दोष इन्होंने बताए हैं, दोष कौन कौन से इन्होंने इसमें बताए हैं। पहला दोष इन्होंने बताया है कि शिक्षा जो है कंपनी के नियंत्रण में आ जाएगी। विद्वान लोग माने हैं इसको, क्यों माने हैं? देखिए, उत्तरदायित्व और अधिकार जो है, उत्तरदायित्व और अधिकार या कर्तव्य कह लीजिए, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब किसी चीज का उत्तरदायित्व किसी के सिर पर आ जाता है तो उस चीज के प्रति उसकी कुछ नियंत्रण वाली स्थिति, कंट्रोलिंग वाली, प्रशासन वाली स्थिति उसकी मजबूत हो जाती है ना। तो इन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार वहां पर चल रही है, उसके ऊपर उसको सौंप देना चाहिए। और वो हुआ भी ऐसा है। लेकिन उसके साथ साथ में जब वो उस पर जो है उत्तरदायित्व आ गया है शिक्षा का, तो शिक्षा के ऊपर जो कंपनी के जो अधिकारी है वो नियंत्रण भी करेंगे, उस पर अपना प्रशासन भी करेंगे, है ना। तो जब वो नियंत्रण और प्रशासन करेंगे तो अंग्रेज लोग तो भारत के हित में है ही नहीं, तो वो तो नियंत्रण ज्यादा करेंगे, प्रशासन ज्यादा करेंगे, आप जो है ना, तो उत्तरदायित्व उसको कम समझेंगे। तो इसीलिए इन्होंने इसको एक दोष माना है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही जो है वो प्रारंभ हो जाएगी या हो गई है। जब उन्होंने काम शुरू हो गया, लाल फीताशाही उस पर शुरू हो गई है। लाल फीताशाही का क्या मतलब है? देखिए, जब एक बात वहां पर आई है कि शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो राज्य सरकार जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार है वहां पर उस पर सौंप देना चाहिए। अब उसके लिए क्या बात आई है? उसके लिए जितने भी हमारे प्रांत थे, राज्य थे, उन प्रांतों में एक एक जन शिक्षा विभाग खोला है। अब जन शिक्षा विभाग खोला है, उनमें एक जन शिक्षा निदेशक भी बना दी गई है। उनके नीचे फिर जो है अन्य कर्मचारी जो है वो भी काम करने के लिए वहां पर बनाए हैं। तो एक किस्म से वहां पर ऊपर से नीचे तक जो है आदेश आ रहे हैं। नीचे से ऊपर तक जो कर्तव्य की बात थी, वो कर्तव्य वाली बात या जिम्मेदारी वाली बात जो है वहां पर कम दिखाई दे रही है। तो इसीलिए जो है जो बड़े अधिकारी है वो छोटे अधिकारियों पर अपना नियंत्रण कसते हुए नजर आ रहे हैं, उनको हुक्म दे रहे हैं, उनको आदेश दे रहे हैं, उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवा रहे हैं, शिक्षा की वो आड़ में। तो वहां पर एक लाल फीताशाही जो है उसकी शुरुआत हो गई है वहां पर, जो कि भारत की शिक्षा के लिए अहितकर थी, गलत थी, है। इसीलिए उसको विद्वानों ने उसको एक दोष माना है, शिक्षा की कमी मानी है। तीसरा क्या है? सहायता अनुदान की जो है कठोर शर्तें। देखिए, शुरुआत तो अच्छी करी है बुद्धिस्ट बैच ने कि रेगुलर फॉर्म में स्कूलों की, विद्यालयों की, महाविद्यालयों की या विश्वविद्यालयों की सहायता होनी चाहिए, उनको सहायता जो है अनुदान के रूप में मिलनी चाहिए। जिस तरह से आज जो है यूजीसी, जो हमारी डिग्री कॉलेज है, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी है, उसको ये आर्थिक सहायता देती है। जिस प्रकार से हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है, प्राथमिक शिक्षा को आर्थिक सहायता देता है, जिस प्रकार से आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो माध्यमिक शिक्षा को आर्थिक सहायता देता है, तो उसी से रिलेटेड जो है वो उन्होंने शुरुआत करवा दी थी 1854 में कि जितने भी यहाँ पर विद्यालय है भारत सरकार से मतलब यहाँ पर है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार है वो उनको आर्थिक सहायता दे। इन्होंने तो अच्छी शुरुआत कर दिया, लेकिन जब आर्थिक सहायता देने की जो बात आई है वहां पर पक्षपात वाली बात आ गई है, भेदभाव वाली बात आ गई है, उसके नियम जो है वो कठोर कर दिए गए हैं। उनके नियम जो जैसे आपके धर्मार्थ वाले स्कूल जो थे, है ना, चैरिटी स्कूल जो उन्होंने खोल रखे थे, उसमें तो ये आर्थिक सहायता जो है वो ज्यादा देते थे वहां पर। और जो आपके सरकारी स्कूल वैसे खुले हुए थे उनमें आर्थिक सहायता कम देते थे, या उसके नियम उन्होंने ऐसे बना दिए हैं, कठोर नियम बना दिए हैं ताकि उन नियमों को ना कोई पूरा करने के ना ही उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, है ना। तो उसके लिए वहां पर नियम थोड़े से सरल बना दिए गए जो अपने चैरिटी स्कूल खोले हुए थे, और वहां पर जो है जन सामान्य के लिए जो स्कूल खोले गए थे उनके लिए कठोर नियम बना दिए गए हैं।
परिणाम देना चाहती थी वो आर्थिक सहायता अनुदान प्रणाली, वो वहां पर उस तरह का परिणाम उसका निकल करके सामने नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्या है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर ज्यादा बल दिया है। देखिए वैसे तो जो पाठ्यचर्या इनकी रही है उस पाठ्यचर्या के अंतर्गत इन्होंने प्राच्य ज्ञान विज्ञान और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान दोनों को मिला करके देने की बात कही है। लेकिन इन्होंने जो बात कही उन्होंने तो सुझाव दे दिया है। अब जो उस समय के जो गवर्नर जनरल है वो क्या करना चाहते हैं, है ना, या उसके नीचे के जो अधिकारी हैं वो क्या करना चाहते हैं। वैसे तो इन सभी का इंटेंशन जो है अंग्रेजों का एक ही था कि यहाँ पर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जो है या पाश्चात्य संस्कृति जो है या पाश्चात्य जो धर्म है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। और शिक्षा के माध्यम से अगर किया जाएगा तो उससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उसके तो हमें सुखद परिणाम मिलेंगे। तो इन्होंने प्राच्य ज्ञान विज्ञान को तो बहुत कम वेटेज दिया है और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को एक किस्म से लगा लीजिए अगर 100 है तो 100 में से 75% जो है इन्होंने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को वेटेज दिया है, उसकी शिक्षा दीक्षा पर फोकस रखा है, जोड़ दिया है, छात्रों को चाहे जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश की है। और प्राच्य ज्ञान विज्ञान जो था यहाँ पर उसको मुश्किल से 25% उस पर महत्वपूर्ण जो बातें उसकी थी उस पर नजर इन्होंने डाली है या फोकस किया है। तो ये भी एक शिक्षा प्रणाली की कमी है, दोष है कि इन्होंने यहाँ पर भी भेदभाव किया है, पक्षपात किया है, अपने ज्ञान विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया है और दूसरा जो ज्ञान विज्ञान प्राच्य जो चल रहा था उसको कम इन्होंने महत्व प्रदान किया है। नेक्स्ट आता है इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वो केवल अंग्रेजी। देखिए तो लॉर्ड मैकाले भी कहते आ रहे थे कि प्राच्य जो ज्ञान विज्ञान है वो एक अलग चीज है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जो है अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है अंग्रेजी भाषा वो सीखनी जरूरी है, उसको माध्यम बनाना जरूरी है। तो उसी को लेकर के फिर आगे चलते आ रही है। बुद्धिस्ट बैच में भी यही कहा है, बुद्धिस्ट बैच में तो शुरू में यही कहा है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम है वो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हो सकती है। तो थोड़ा बहुत उसमें अंग्रेजी विषय का भी समावेश कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा उनको उसमें टच में रखें। लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा जो है वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ही दी जानी चाहिए। तो यह एक किस्म से उनको उनके ऊपर थोपने वाली बात आ गई कि हमें अंग्रेजी भाषा में जो है माध्यमिक शिक्षा पढ़नी है या उच्च शिक्षा पढ़नी है, उसका जो ज्ञान विज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान तो हमें अंग्रेजी सीखना हमारे लिए जरूरी है, उसके बिना हम नहीं सीख सकते हैं। तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है अंग्रेजी भाषा पर ही फोकस रखा है। और वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जो अगर अनुवादित करा करके, जैसे उन्होंने कहा था, इन्होंने बोला विलियम एडम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का जो है अनुवाद जो है भारत की क्षेत्रीय भाषाएं है उसमें अगर करा दिया जाएगा तो उसके आउटपुट जो है अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट जो अच्छा आएगा, उस पर काम नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जबरदस्ती थोपने की बात आई है कि अंग्रेजी आपको सीखिए अगर आपको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान उच्च स्तर का या माध्यमिक स्तर का प्राप्त करना है। तो ये भी एक शिक्षा प्रणाली की कमी मानी जाएगी। नेक्स्ट इससे आता है सरकारी स्कूलों में बाइबिल अनिवार्य होती है। जितने भी सरकारी स्कूल खोले गए थे इनकी तरफ से वो जन सामान्य के लिए थे, जनसाधारण के लिए खोले गए थे वो, उसमें भारत की जो अधिकांश जनसंख्या जो है उसमें पढ़ने के लिए उनके बच्चे जो है आना शुरू कर दिया है उन्होंने वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर बाइबिल रखना जरूरी कर दिया, उन पुस्तकालयों में बाइबिल रखना शुरू कर दिया। जब पुस्तकालयों में बाइबिल रख दिया है तो इसका मतलब यह है कि बाइबिल की शिक्षा भी दी जाएगी, बाइबिल की जो भाषा है उस भाषा पर भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। वो भाषा क्या है, वो अंग्रेजी भाषा है, उसका ज्ञान विज्ञान क्या है बाइबिल का, वो ईसाई धर्म के ऊपर जोर दे रहा है कि ईसाई धर्म के ज्यादा से ज्यादा अनुयायी यहाँ पर बनाने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का उन्होंने जोर दिया है। तो ये भी एक शिक्षा प्रणाली का गलत इस्तेमाल किया गया उन्होंने, या उसकी कमी कह सकते हैं कि वो एक दूसरे समुदाय को जो है अपने उसमें लाना चाहते हैं, अपना धर्मांतरण कराना चाहते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी ये का ये एक गुण नहीं हो सकता, ये उसका दोष ही माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल है उसमें ईसाई धर्म की शिक्षा जो है वो जरूरी कर दी है ना।
ईसाई धर्म की शिक्षा दीक्षा देंगे, इसका प्रचार प्रसार करना, ये तो उनका मेन पर्पस था ही। लेकिन जो आपके ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल खोले गए थे, जो शुरू से ही इन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे शिक्षा देने के लिए, जो पादरी लोग आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर बैठ करके, उन्होंने शुरुआत कर दी थी जगह जगह ईसाई मिशनरी के स्कूल खोलने, और उसके माध्यम से जो है लोगों को जो है ईसाई धर्म की शिक्षा देना, ईसाई संस्कृति की शिक्षा देना, उसमें उनको परिवर्तित करना, है ना, उसको उनका धर्मांतरण करना, ये तो उनका खास काम था। इस पर्पज से तो वो आए थे, और दूसरा पर्पज उनका धन लूटना था यहाँ से, है ना। तो उसी काम को बढ़ाते आगे चलते रहे वो, और ईसाई मिशनरी के जितने स्कूल थे उनमें ईसाई धर्म की शिक्षा जो है मस्ट करना जरूरी करती कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर वो हिंदुस्तानी बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी ईसाई धर्म की यहाँ पर शिक्षा लेनी पड़ेगी अगर इनमें पढ़ना है। और ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल थे उनमें फैसिलिटी ज़्यादा दी गई थी, छात्र छात्राओं के लिए, टीचर्स के लिए फैसिलिटी ज़्यादा थी उनमें, तो इसीलिए छात्र छात्रा जो उस आसपास के बच्चे वहाँ पर रहते थे तो वो उनमें पढ़ना उनकी मजबूरी हो गया, और ईसाई धर्म की शिक्षा लेना उनकी मजबूरी हो गया, उनके लिए छूट नहीं थी वहाँ पर। तो ये भी एक शिक्षा प्रणाली की कमी है, तो उसे उसको मान सकते हैं। नेक्स्ट में क्या था, सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना आवश्यक है। देखिए कितना मतलब ये भेदभाव हो रहा है, कितनी ये गलत बात है कि अगर आपको भारत में अंग्रेजी शासन में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए है तो आपको अंग्रेजी जानना आवश्यक है। ये लॉर्ड मैकाले ने शुरुआत करी है और ये आगे चलती ही जा रही है। जितने भी गवर्नर जनरल आ रहे हैं उसको तोड़ मोड़ करके उसी व्यवस्था को जो है वो लेकर के चले आ रहे हैं। तो अगर वहाँ पर 2 कैंडिडेट खड़े हैं और एक पद के लिए नौकरी है वहाँ पर, और तो उस पद पर जो अंग्रेजी जानता होगा उसको दे दी जाएगी, और जो अंग्रेजी नहीं जानता होगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये आपका पक्षपात है, भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पर, चाहे वो भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान में जो शिक्षित है उससे ज्यादा ही बेटर हो, हमारा जो भारतीय ज्ञान विज्ञान में पढ़ा हुआ हो उससे ज्यादा होशियार हो, एमबी योग्य है, लेकिन अंग्रेजी अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक इस एजुकेशन पॉलिसी का एक कमजोर पक्ष है, या उसका दोष मान सकते हैं, उसकी कमियां मान सकते हैं। देखिए हमने वुड के घोषणा पत्र की मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन में हमने गुणों पर कल चर्चा की थी, आज हमने दोषों पर चर्चा की है। उसके आधार पर जो है अगर हम किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं तो वुड का जो घोषणा पत्र है, वैसे भी विद्वानों ने इसको भारतीय शिक्षा का एक महाधिकार पत्र कहा गया है, मैग्ना चार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है वुड का घोषणा पत्र हमारी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में, और इसने आने वाली जो शिक्षा है या इससे आने वाली जो शिक्षा रही होगी आप उसके लिए इसने आधार का काम किया है, अवलंबन का काम किया है, उसके लिए एक सहारे का काम किया है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो आने वाली पॉलिसी के लिए इसने उसके लिए सहारे का काम किया है ना। तो और हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण पक्ष इसमें रखे हैं, कुछ अलग से और द्वार खोले हैं, छात्रवृत्ति की बात करी है, सहायता अनुदान की बात करी है, क्रमबद्ध विद्यालयों की बात करी है, विश्वविद्यालय खोलने की बात करी है, जिससे हमारी उच्च शिक्षा जो है वो ऊपर उठेगी, या उच्च शिक्षा का क्षेत्र जो है उसका द्वार खुला है। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग से बात करी है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान भी हमारे लिए जरूरी है, उसकी बात कही है उन्होंने, और आपकी सरकार के ऊपर जो शिक्षा का उत्तरदायित्व खोलने की बात कही है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है बहुत ही अच्छे इस घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय के हित के लिए जाने जाते हैं। तो हम इन सारे के सारे के ऊपर हम विचार अगर हम करेंगे तो हम यही कह सकते हैं कि वुड की जो शिक्षा नीति है हमारी भारतीय शिक्षा नीति में एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो हमारे आने वाले शिक्षा क्षेत्र में जो है एक भारत का एक अच्छा भविष्य जो है वो संवारने में जुटी है या उसने कोशिश की है। तो छात्र